इधर देख लो, चाय बिक रही थी पहले से, ठीक है ऑलरेडी। अब सही है, ठीक। और दिक्कत तो ना चाहिए। चलो इधर देखो, बोलो मत। जिन फोटोओं को तुम डिलीट कर देते हो ना बेकार समझ के, वही सच्चाई है, ठीक है। आईने के सामने खड़े होते हो तो उस पे मुंह धोना और मेकअप करना, ये सारी की सारी तामझाम करना पड़ता है। वही सच्चाई तुमने पहले देखा था, अब तुमने उसे डेवलपमेंट करके अगले स्टेज तक पहुंचाया हुआ है। समझ में आ रही बात? तो फोटोओं को डिलीट जो कर रहे हो वैसे ही लग रहा है सच्चाई में, ध्यान रखना। बाकी ब्यूटी प्लस का फिल्टर लगा हुआ है और कुछ नहीं है। बहरहाल इधर देखो, अब ध्यान से देखते रहे ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं और बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिन्हें केवल पास होना है। और उन्हें लग रहा है कि ना साइंस साइड हमारे लिए नहीं बनी है, फिर भी हमने धोखे से ले ली है। वो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं थ्योरी वाले कि थ्योरी में आएगा, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएंगे, और साफ सुथरा आएगा लिखने को, साफ सुथरा आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगली जो हेडिंग पड़ेगी आपकी, मैंने आपके लिए बता दिया था कि प्रकाश के वैध प्रभाव क्या है, दहली आवृत्ति क्या है, दहली तरंगदैर्घ्य क्या है, प्रकाश वैध प्रभाव के नियम क्या हैं, और प्रकाश वैध प्रभाव के नियमों के अलावा आइंस्टीन की समीकरण और आइंस्टीन ने उसकी व्याख्या कैसे करके की थी। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बता रखी है, ठीक है। अब आगे जो हम चल रहे हैं वो इस बात पर गौर करेंगे कि प्रकाश वास्तव में है क्या, कौन है, कैसा है, कैसे करके चलता है, कहाँ बोल रहा है ये। चलो, कैसा है कैसे कर चलता है इस पर हम बात करेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनते रहना बड़ी ठीक गौर से। मैंने बताया था आपके लिए कि एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, ठीक है। कौन थे? हाइगेंस। उन्होंने, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और उसमें व्याख्या की गई थी परावर्तन और अपवर्तन की। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने बताया परावर्तन कैसे होता है और अपवर्तन कैसे, ठीक है। हाइगेंस ने ये बताया था, इसका सिद्धिकरण किया था। अब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया था हाइगेंस ने, वो कौन सा लिया था? तरंग वाला, ठीक है। कौन सा लिया था? तरंग। मैंने आपके लिए उसमें बताया भी था अनवलोप, और उसमें बताया था तरंगाग्र, बताया था तालाब में पत्थर फेंकना, तरंग एक प्रकार की हलचल है, ठीक है। तो बस हाइगेंस ने जो सिद्धांत लिया उसे क्या कहा गया? तरंग सिद्धांत या द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत। अब उन्होंने व्याख्या किसकी की थी? प्रकाश की तो की थी, बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है? एक तरंग है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है? एक तरंग है। तो प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। लेकिन अभी मैंने आपके लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाया, तब उसमें मैंने बताया आपके लिए कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, बताया था, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। अब वो तो हाइगेंस बता गए या उनसे पहले आने वाले बता गए। अब ये किसने बताया? ये उन्होंने बताया जो हर जगह पाए जाएंगे। लेकिन न्यूटन ने ये नहीं बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट न्यूटन का नहीं है। न्यूटन ने दिया था कड़ी का सिद्धांत। उन्होंने बताया था प्रकाश कणों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कई चीजों की वो व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत फेल हो गया। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं प्लांक, ठीक है। और प्लांक बताते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन या फिर क्वांटा कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन नाम देंगे या फिर क्या कहेंगे? क्वांटा, ठीक है। अब उन्होंने बताया सतत, सतत मतलब लगातार रूप नहीं चलेगा, लगातार नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलेगा। अब इसके बाद उन्होंने इसी सिद्धांत को आगे देखा तो और बताया कि एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है। क्या होती है? एच न्यू। एक फोटोन के पास ऊर्जा एच न्यू होती है, जहां न्यू क्या है? आवृत्ति, जहां न्यू आवृत्ति है, और लैम्डा इसकी क्या है? तरंग है, ठीक है। तो
प्लांक के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति है और h क्या है, h है प्लांक नियतांक। ठीक है, h है प्लांक नियतांक। नियतांक का मतलब है ये कभी बदलेगा नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चाहे यहाँ चले जाओ चाहे चांद पे चले जाओ। हाँ हाँ, नियत हो गई, ठीक है, नियत की मैंने बस वही नियत हो गई इसमें। ठीक, h की वैल्यू सेम रहेगी 6.6 × 10⁻⁻44। ठीक है, 34 होते हैं ये, तो इतनी ही रहेगी, चाहे यहाँ चले जाओ चाहे चाहे चांद के पार चले जाओ। ठीक है, सेम रहना है। E बराबर h न्यू। तो हमने यहां से क्या देखा कि प्रकाश, अच्छा इसका तो हमने बता दिया आपके लिए, परावर्तन अपवर्तन के नियमों की व्याख्या हुई। तो जब तक ये नहीं होगा तरंग सिद्धांत, तो परावर्तन अपवर्तन के नियमों की व्याख्या नहीं होगी, इसका मतलब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, ये बता दिया कि प्लांक ने कि फोटोनों के मतलब फोटोन इसमें पाए जाएंगे, इसका मतलब ये कणों के रूप में चलता है, फोटोन या कणों के रूप में चलता है। ठीक है, अब प्रत्येक जो फोटोन होगा अगर वो रुका हुआ है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 0, और वो चल रहा है तब उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, चल रहा है तो द्रव्यमान होगा, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, और नहीं चल रहा है तो द्रव्यमान कितना होने वाला है, 0 फोटोन। अगली चीज उन्होंने बताई कि फोटोन की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अरे भाई प्रकाश की चाल इतनी तो ही होती है, और प्रकाश में तो ही फोटोन है, हाँ तो उसकी चाल भी इतनी होगी। ऐसा थोड़ी कि प्रकाश आगे निकल गया फोटोन को पीछे छोड़ गया है, वो भाग रहा है ऐसे करके कि ना बचा लो, ऐसा थोड़ी होगा। तो कितने इसकी स्पीड होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब इसका वेग बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। एक माध्यम दूसरा, अब जैसे आप ये देख लो कि मैंने आपके लिए उदाहरण भी दिया था परावर्तन अपवर्तन में, कि एक माध्यम में है वायु में तो तेज चलेगा प्रकाश, जल में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, धीमा, क्योंकि जल का माध्यम कैसा है, सघन है। ठीक है, वैसे ही जैसे आप लोग अगर बाहर घूम रहे हो, एक भीड़ वाला एरिया है, मेला है जिसे कहते हैं, ठीक है, बाहर घूम रहे हो तो आप तेजी से घूम सकते हो, तेजी से भाग सकते हो। लेकिन अगर आप सघन क्षेत्र में चले गए जहां पर मेला वगैरह लगा हुआ है तो आप उतनी तेज नहीं भाग पाओगे, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम में कैसी इसकी स्पीड हो जाएगी, हल्की प्रकाश की, और विरल में कैसी हो जाएगी, तेज। तो फोटोन भी हमारे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, लेकिन उसका वेग बदल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यहां से ये सीख गए कि प्रकाश की हमें अगर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या करनी है तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकाश कैसा है, तरंग के रूप में चलता है। और अगर हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की अगर हमें व्याख्या करनी है, तब हमारे लिए स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकाश कैसे चलता है, कणों के रूप में चलता है। ठीक है, या फोटोनों के रूप में चलता है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि प्रकाश तो एक ही है, लेकिन उसकी प्रकृति कितनी है, 2। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। अब ये पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति क्या है, समझाइए। ठीक है, 1 या 2 नंबर में आया वो सवाल है, तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। अगर आप बहुत जैसे 2 नंबर में आया हुआ है तो आप ये भी लिख दोगे, हाइगेंस ने परावर्तन अपवर्तन को लेकर के इसकी व्याख्या की थी। ठीक है, अर्थात ये तरंग को प्रदर्शित करता है। फोटोन की व्याख्या इससे की गई थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, अर्थात ये इसे प्रदर्शित कणिका सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार 2 प्रकृतियों को दर्शाता है, इसलिए प्रकाश द्वैतीय प्रकृति। अगर नहीं आया तो आप बड़ा सिंपल से लिखोगे, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। इस प्रकार प्रकाश 2 प्रकृतियों को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसे प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा आप लिख दोगे, अपनी लैंग्वेज में लिख देना, जरूरी मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखो। ठीक है, मतलब लिखना ऐसा जो उसे टीचर को समझ में आए, वरना तो अपनी लैंग्वेज में लिखो और क्या कर रहा है बे। ठीक है, ये चीज अच्छी नहीं होगी, ये उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, प्रकाश में तरंग और कण, फोटोन दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, जिसके कारण प्रकाश में 2 प्रकृति पाई जाती हैं। इस घटना को ही प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। ये तो हो गई प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, द्रव्य तरंग
क्या पूछ लेता है? द्रव्य तरंग। अब द्रव्य तरंग के बाद द्रव्य पहले क्या है? पहले तो मुद्दा ये है, ठीक है, द्रव्य का मतलब होता है मैटर। अब ये वो नहीं किसी का मैटर हो गया हो, द्रव्य का मतलब है मैटर, पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें वजन होगा और जो स्थान घेरेगा क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, क्या हो गया? तो जिसमें द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरेगा उसे हम क्या नाम देंगे? मैटर। पदार्थ या फिर द्रव्य कहेंगे, ठीक है। अरे तुम द्रव्य लिखो बना तो मैटर मैटर करते रहोगे यार, ठीक है। तो जिसमें द्रव्यमान होगा और जो वजन घेरेगा, जिसका कुछ आयतन होगा, उसे हम क्या नाम देंगे? द्रव्य, पद सॉरी द्रव्य कहेंगे, ठीक है। अब ये द्रव्य तीन प्रकार के होंगे, ठोस, द्रव, गैस। होते नहीं होते हैं? और आपके लिए ये भी पता है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, सही है। छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनेगा प्रत्येक पदार्थ। पानी बूंदों से भी छोटे बहुत कण होते हैं। वैसे मैंने आपके लिए पढ़ा रखा है सबसे छोटे कणों में शामिल है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब एक साइंटिस्ट आते हैं, नाम है उनका दे ब्रॉगली। क्या नाम है? दे ब्रॉगली। ये क्या बताते हैं? हाँ, दे ब्रॉगली लिखवा दिया मैंने तुम्हें। ये बताते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म कण या अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण, मेरी बात ध्यान सुनते रहना, अति सूक्ष्म कण जब गति करेगा, अति सूक्ष्म कण जब गति करेगा तब वह तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये गति करता हुआ अति सूक्ष्म कण तरंग के गुणों को या तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अति सूक्ष्म कण होगा, कंडीशन क्या है? कण होगा अति सूक्ष्म। आप इतने बड़े कण को नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा कण होगा। आप जब वो गति करवाओगे उसे तो वो किसकी तरह बिहेवियर करेगा? तरंग की तरह। तो गति करता हुआ अति सूक्ष्म कण तरंग के समान गुणों को प्रदर्शित करता है, तरंग के रूप में चलता है। अब आप यहां पर देख रहे हो, चूंकि कण है तो कणीय प्रकृति तो प्रदर्शित होगी होगी उसमें। गलत कह रहा हूं बताओ? कण की प्रकृति उसमें है ही है। और कह दिया कि तरंग के रूप में और चल रहा है, इसका मतलब इसमें भी तरंग और कण दोनों गुण आ गए, नहीं आ गए? तरंग और कण दोनों गुण आ गए। अगर दोनों गुण आ गए तो ये भी कैसी प्रकृति को प्रदर्शित करेगा? दैत्य प्रकृति, ठीक है। तो प्रकाश के समान ही गति करता हुआ कोई अति सूक्ष्म कण तरंग के गुणों को प्रदर्शित करता है या तरंग की तरह चलता है। इस प्रकार उस द्रव्य में प्रकाश के समान ही दो गुण कण के और तरंग के पाए जाते हैं, इसलिए इस घटना को हम द्रव्य की दैत्य प्रकृति कहते हैं। द्रव्य की, और वो क्या है? प्रकाश की। दोनों की सेम डेफिनेशन है। आप प्रकाश की जगह आपको क्या करना है? द्रव्य करना है, ठीक है। तो इसमें भी कण और तरंग दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम तरंग की दैत्य प्रकृति, सॉरी, द्रव्य की दैत्य प्रकृति कहते हैं। और ये द्रव्य के कण के चलने से, अति सूक्ष्म कण के चलने से जो तरंग बनती है उसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग या दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं। अति सूक्ष्म कण के गतिमान होने से जो तरंग प्रदर्शित होती है उसे हम दे ब्रॉगली तरंग या फिर द्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपके लिए लिखवा रखा है। अब आपके लिए ये तो पता चल गया कण भी है प्रकाश और क्या है? तरंग भी है। दोनों चीजें आपके लिए पता चल गई। लेकिन हम कैसे करके मान लें कि वास्तव में ये होगा ही होगा? तो दे ब्रॉगली ने इसे सिद्ध करके दिखाया, ठीक है। दे ब्रॉगली कहते हैं, अच्छा मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है भाई? आइंस्टीन की समीकरण करा दी है, ठीक है। अभी लक्षण भी बता दिए इसके, द्रव्य की तरंग प्रकृति बता दी। चलो अच्छा, है तो मैं रील देखो, मेरी बात सुनो, बोलो मत। आज के दौर में क्या हो रहा है? तुम अपनी अप्रोच लेकर के बैठे हुए हो कि
हमारे हिसाब से दुनिया चले, ठीक है। अच्छा तुम्हें क्या काम है, तुम्हें भी तो रील धकेलने के अलावा कोई काम नहीं है, समझ नहीं समझ रहे। तो उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो उन्हें ये काम हुआ करते थे। तुम सोचो, विदाउट एआई, विदाउट मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल कंप्यूटर्स, और मतलब बिना किसी हाई टेक्नोलॉजी के उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं, सही है, इतने इतने तगड़े। मैं तुम्हें सच्चाई वाली बात बताऊं, उस अभी तो तुम बर्फ जमा ले रहे हो, अभी बर्फ जमा ले रहे हो, सोचो उस टाइम पे कैसे बर्फ जमाते होंगे, और बर्फ जमाने वाले जमाते थे। अभी तो तुम फ्रिज है तुम्हारे पास, कितनी गर्मी हो तो फ्रिज में रख दोगे बर्फ जम जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे कैसे फ्रिज जमाते थे, उस टाइम पे फ्रिज जमाते थे इवेपोरेशन से, ठीक है, बाष्पीकरण से, ठीक। कक्षा 9 में दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक। इवेपोरेशन से बर्फ जमा दिया करते थे। और अभी तो तुम कुछ नहीं करते हो कि आए मशीन डाली उसमें दही में, उसे घुमा दिया चला दिया, मक्खन निकाल लिया, सही है। वहां उस टाइम पे मशीन भी आती है लिली, मशीन भी आती है, ठीक है। तो अब उस टाइम पे वो क्या करते थे, एक खटिया ले ली है, उसमें रई बांध दी और ऐसे चला रहे हैं, अब भी निकलता है, हाँ अब भी निकलता है, ठीक है। तो अगर सोचो उन्हें इस ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है उस टाइम के लोगों को, ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचा देते हो। अब तो केवल रीलें धकेलने से मतलब, बस ये मतलब है कि वो सामने देखा, अच्छा ये है, वो नाच रही झुमका चौराहे पे बस लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और कोई मेहनत अगर कर रहा है लड़का, ठीक है, और वो कंटेंट बना के दे रहा है, अच्छी बातें लिख रहा है लड़का, अगर कोई अच्छी बातें भी लिखेगा तब लड़के को नहीं सुना जाएगा, और लड़की केवल जाएगी झुमका चौराहे पर, ठीक है, और रील बनाएगी एक, और बेहूदी रील, सही है, बेहूदी रील और वायरल, सही। ख्वाबों की ताबीर बतानी पड़ती है, दुनिया को एक तस्वीर दिखानी पड़ती है, हम जैसे तो मुश्किल से फेमस होते हैं, उनको बस एक रील बनानी पड़ती है। समझ में आ रही बात तो अब समझ गए, तुम्हारे लिए ये काम, उनके लिए वो काम था। चलो इधर देखो, आगे हम बात करेंगे कि उन्होंने, दी ब्रोगली ने ऐसा कर क्या दिया कि हमें पता चल गया कि तरंग और कण दोनों की प्रकृति से प्रदर्शित। ध्यान से देख लो इधर, उधर शैतानी मत करो। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की उत्पत्ति, ठीक है, ये दी ब्रोगली समीकरण की उत्पत्ति, जो भी आप चाहो वो लिख लो, ठीक है। कैसे करके उन्होंने सिद्ध किया था, हमने मान लिया, माना है प्रकाश है, ठीक है, जो कि जिसका वेग कितना है c, किस वेग से चल रहा है c से, उसमें पाए जाने वाला फोटोन है, उसका द्रव्यमान कितना है m, कितना है m, ठीक है। तो हम कहेंगे उस फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, E बराबर h न्यू, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा, आवृत्ति को हमने न्यू मान लिया है, फोटोन की ऊर्जा क्या आ गई, E बराबर h न्यू, यदि बात समझ में आ रही। अब आइंस्टीन की समीकरण क्या कहती है, समीकरण द्वारा, आइंस्टीन की समीकरण हमसे कहती है E बराबर mc² होता है भैया, ठीक है। ये भी आइंस्टीन की समीकरण है, मैंने जो बताया था वो भी आइंस्टीन समीकरण, टेंशन ना लो। E बराबर क्या होता है mc²। तो अब मैं इस E की जगह पे h न्यू रखा हुआ है, और इसकी E की जगह पे रखा है mc², तो मैं इस E की जगह पर h न्यू रख सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है आपकी इजाजत, बताओ तो सही है, तो ठीक है तुम्हारी इजाजत है यार और एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर सी बटे लैम्डा, ध्यान रखना, न्यू बराबर क्या होता है सी बटे लैम्डा, क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है तरंग दैर्घ्य में, तो हम क्या लेके आएंगे यहाँ पर लैम्डा, तो एच न्यू की जगह क्या रख देंगे, सी बटे लैम्डा, mc², एक सी से एक सी कस्टम हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कस्टम, ठीक है। अब मैं लैम्डा को उस तरफ ले जाऊंगा, एच ऐसे रहने दो, लैम्डा उस तरफ ले गए, और नीचे क्या ले आएंगे mc, ठीक है। तो लैम्डा बराबर आ गया h/mc। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि c जो है वो प्रकाश की चाल है, किसकी चाल है, प्रकाश की, तो ये प्रकाश के लिए तो सुटेबल है,
लेकिन अगर मैं बात करूं द्रव्य के लिए, द्रव्य मतलब वो छोटा सा कण, ठीक है, तो यदि द्रव्य के अति सूक्ष्म कण का वेग v हो तब, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, h बट्टे एम, सी की जगह पे क्या आ जाएगा v। सही है। एक समीकरण आप ये देख सकते हो, और हमें पता है कि संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर एम बी। संवेग किसे कहते हैं, p बराबर एम बी को। तो यहां से आप लैम्डा को हटाओगे, यहीं पे लिख दे रहा हूं, लैम्डा h और एम बी की जगह पे क्या लिख देंगे p। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला लिखना वो क्या निकला, h बटे p। ठीक है, देखो अब ध्यान से कि हमने क्या काम किया है, e बराबर एच लिया, दोनों को बराबर रखा, सॉल्व करने के बाद ये निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से लैम्डा का मतलब तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है, ये तरंग में तो ही होगी भाई, तरंग दैर्घ्य तरंग की होगी, उसका नाम ही है तरंग दैर्घ्य, तो किसके पास होगी, तरंग के पास। तो इसका मतलब लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं कि ये काय को प्रदर्शित कर रहा है, तरंग प्रकृति। ठीक है, बराबर एच को ऐसे रहने दो, पी, पी का मतलब है समवेग, समवेग, ये एम है द्रव्यमान। अभी मैंने क्या बताया, चलते हुए फोटोन में तो द्रव्यमान होगा, तो इसका मतलब फोटोन तो कण है ना, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, कण को। तो ये एम काय को प्रदर्शित कर रहा है, कण को। ठीक है, तो एम कण को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कण प्रकृति। ठीक है, तो अगर मैं इस एच को यहां से हटा दूं तो निशान लग जाएगा समानुपाती का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, बताओ, और इसे घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा। तो बस यही तो बताना चाह रहे थे दी ब्रोगली, वो कहना चाह रहे हैं कि कण प्रकृति भी होती है, तरंग प्रकृति भी होती है, लेकिन अगर तरंग प्रकृति बढ़ जाएगी तो कण प्रकृति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब तरंग की तरह काम करेगा तो कण की तरह काम कैसा करने लगेगा, कम। अगर तरंग प्रकृति कम हो जाएगी तो कण प्रकृति बढ़ जाएगी। प्रकृतियां दोनों हैं, लेकिन एक ज्यादा एक टाइम पे इफेक्टिव होगी, दूसरी कैसी होगी, कम होगी। और दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा गया है, एक एक नंबर 2 क्वेश्चन, कि दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या फिर तरंग दैर्घ्य, ठीक है, द्रव्यमान बढ़ाने पर बढ़ेगी या घटेगी। अगर द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी या घटेगी। ये नीचे आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, समझ में आ रही है। तो द्रव्यमान बढ़ाने पर तरंग दैर्घ्य घट जाती है, वेग बढ़ाने पर, वेग बढ़ाने पर ये भी नीचे आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, वेग बढ़ाने पर भी घट जाएगी। तो ये मैंने लिखा हुआ अभी तुम्हें, द्रव्यमान बढ़ाने पर तरंग दैर्घ्य का मान घट जाता है, वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान तरंग दैर्घ्य का मान घट जाता है। अगर इसे घटाओगे, द्रव्यमान घटाओगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, वेग घटाओगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात। अगर ये घटाओगे तो ये बढ़ेंगे, ये बढ़ाओगे तो ये घटेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लो, उसमें थोड़ा लिख लो, उसके बाद आगे करना है। ठीक है, अब देखो बात को ध्यान से, बोलो मैं तो ध्यान से देखते रहना। मैंने सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हें करवा दिए थे, लिखवा दिए थे, ठीक है, और अब न्यूमेरिकल करा रहे हैं। अभी बेसिक न्यूमेरिकल है, बड़े आसान से। पहला क्वेश्चन है आपका जो है, वो ये कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश है, ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या होगी। 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश है, उसकी आवृत्ति क्या होगी, ये क्वेश्चन पहला ये है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, दिया हुआ क्या क्या है, तो प्रकाश कितने एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का है, 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 6000 गुणा 10 की पावर -10 मीटर, यही तो है। और अगर इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 6 10 की पावर -10, यहाँ पर 3 जीरो है, ये प्लस के 3 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, तो 6 गुणा 10 की पावर -7, ये आ गया हमारा लैम्डा। हमें ज्ञात क्या करना है, आवृत्ति, 6000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। इसके लिए मैंने आपके लिए बताया हुआ एक फॉर्मूला, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, बताया हुआ है, एक फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब C क्या है, C है प्रकाश की चाल। और ध्यान रखना,
अगर दिया हुआ है तो ठीक है कि निर्वात में चल रहा है इतनी स्पीड से, इससे इतनी स्पीड से इसमें चल रहा है, वरना अंडरस्टूड है कि आपके प्रकाश की चाल जो होगी निर्वात में वो कितनी होगी, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर, ठीक है। तो हमेशा यही लगाना है, तो c की जगह पे 3 × 10⁸, न्यू हमें पता करना है आवृत्ति, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, लैम्डा। लैम्डा क्या है, 6 × 10⁻⁻⁷। मेरी बात समझ में आ रही है। सी की वैल्यू मैंने रख दी है, न्यू पता करना है, लैम्डा की वैल्यू मैंने रख दी है। ये क्या है, 3 × 10⁸। ये कहाँ आ जाएगा, नीचे इस तरफ, 6 × 10⁻⁻⁷ बराबर न्यू बचा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1/2 × 10⁸। ये माइनस का 7 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बराबर न्यू। तो न्यू बराबर क्या आ गया, 1/2 10⁻15, ठीक है। आप चाहो तो 1/2, मैं यहाँ से एक 10 को निकाल ले रहा हूँ, अगर एक 10 को निकाल लूंगा तो 14 बच जाएंगे। मैंने निकाला क्यों, भाग करने के पर्पज से, 2 पंजे 10। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आंसर आ गया। केवल और केवल कैलकुलेशन है, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर तुम्हारे लिए मिल जाएगा, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। दूसरा सवाल हमारा था 2 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, आवृत्ति दे रखी है। क्वेश्चन क्या है, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति हमें दे रखी है, वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी हमसे पूछिए क्या होगी, ठीक है। अब हमें तो पता है, फॉर्मूला हमने आपके लिए बताया था, पहला फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, E बराबर एच न्यू, ये तो लिखा हुआ है। एच क्या है, अब जैसे आपके लिए सी को याद करना पड़ेगा, वैसे ही आपके लिए एच को भी याद करना पड़ेगा। 6.6 × 10⁻34, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा प्लांक नियतांक, और इसकी वैल्यू हमेशा कभी नहीं बदलती, चाहे कोई सा क्वेश्चन आ जाए। 6.6 × 10⁻⁻34, तो यहाँ पर लगाओ 6.6 × 10⁻⁻34। न्यू कितनी दे रखी है हमें, 2 × 10⁻15, ठीक है। करो गुणा, मैंने बताया पावर की अलग होती है, इसकी अलग होती है। 66 गुणा करोगे इससे, 66 दूनी 132, ठीक है। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, गुणा 10⁻−34, और प्लस कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है। तो 13.2 गुणा 10⁻14 में से 5 गए 9, और 2 में से 1 गया 1, -19 ई, ये जूल आई है, ठीक है। यहाँ तक कर दोगे आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर ये इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी हम जूल को बदलते हैं तो 13.2 गुणा 10⁻−19 तो ऐसे ही रहेगा, हम भाग करते हैं हमेशा 1.6 × 10⁻−19, ये बदल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी बात ध्यान से देखना, जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला है तो भाग की हमने इससे 1.6 × 10⁻−19 से क्या की है, भाग। तो आप भी क्या करोगे, भागे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे। अगर उल्टा करते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते तो गुणा करते। समझ में आ रही है, जूल को हमने कहाँ बदला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो भाग करिए, और इसे अगर उल्टा बदलते तो क्या करते, गुणा। ये दोनों कट जाएंगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, भाग करो इसे, 16 8 128, ठीक है। 4 बच गए, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 दूनी 32, 8 बच गए, 16 पंजे 80 इलेक्ट्रॉन। ये आ गई हमारे फोटोन की ऊर्जा। वहां तक छोड़ाओगे कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताना है तो आप यहाँ तक निकालोगे। तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली तरंग के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले
फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब की बार में हमें ये दे रखा है कि तरंग दैर्घ्य कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। पता क्या करनी है हमें, ऊर्जा। सही है। अब पहले तो आपके लिए पता है, पहले तो हम इसी को कन्वर्ट कर लेंगे। 4000 गुणा 10 की पावर माइनस का 10, तब मीटर में बदलेंगे ये। और ये 4 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और ये 3 जीरो उधर चले जाएंगे प्लस के। तो 4 गुणा 10 की पावर कितना हो गया, माइनस का 7 मीटर। ये आ गया हमारे पास लैम्डा। ठीक है। हमसे कहा गया इसकी ऊर्जा बताइए, एनर्जी। तो एच सी अपॉन लैम्डा, एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया हुआ है मैंने, लिखवाया है। ई बराबर क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा। अब ये क्यों लिखवाया हुआ है, ये से लिखवाया हुआ है कि अगर लैम्डा दिया हुआ है तब, और एच न्यू कब था, एच न्यू तब था हमारे पास जब हमारी आवृत्ति दी हुई है, और ये क्या है, जो हमारे लिए लैम्डा दिया हुआ है। एच की वैल्यू 6.6, 10 की पावर माइनस 34। सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे लैम्डा हमारे पास क्या है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 7। ठीक है। पॉइंट हटाओ, यहाँ पर क्या बढ़ाओगे, जी। सही है। अब मैं सारी की सारी चीजों को अलग ले जा रहा हूँ जो एक साथ होना है। 66 गुणा 3 और बटे में 40, यही तो है संख्या है, इन्हें एक तरफ ले गए। बाकी 10 की पावर में जो भी है माइनस 34 गुणा 10 की पावर 8 और 10 की पावर माइनस का 7, उन्हें एक तरफ ले आए। ठीक है। कट रहा है कुछ, देखो काट दो। 2 दूनी 4, जीरो आ गया। 2 तियां 6, 2 तियां 6। अब 33 तियां कितने होंगे, 99। 33 तियां कितने होंगे, 99। अब नीचे कितने आ जाएंगे, 20। ठीक है। बाकी यहां पर देखो 10 की पावर माइनस 34, और ये ऊपर है प्लस का 8, इसे और माइनस 34 प्लस का कितना है 8, और ये क्या है माइनस 7 है, तो ऊपर या कितना हो जाएगा, प्लस का 7। अब 99 का आधा करो, कितने होते हैं, 45.5 ही तो होंगे। सॉरी 45.5 का, हाँ ठीक है, 49.5, 49.5 होंगे। तो या तो आप भाग कर लो 99 से 2 के लिए, तब भी आपका वही आएगा, वरना क्या आएगा, 49.5। और नीचे कितने बचे रह जाएंगे, 10 तो बचे रह जाएंगे ना भाई, मैंने केवल 2 से भाग करी है, किससे भाग करी है, 2 से। मतलब 99 मैंने आधा किया, जीरो तो नीचे रह ही गया है ना, जीरो नीचे रह गया है, मैंने केवल 99 का आधा किया था, 49.5 आएगा। गुणा 10 की पावर 34, और ये कितने होंगे, 15। 34 में से 15 घटाओगे फिर से कितना आएगा, माइनस का 19। ठीक है। अब एक जीरो है तो एक दशमलव इधर खिसक जाएगा अपने आप। अगर मैं इससे भाग करूंगा तो बाई तरफ खिसक जाता है। अगर हम जीरो से भाग करते हैं, जीरो वाली संख्या से, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही स्थान बाई तरफ खिसकता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो 4.95 गुणा 10 की पावर माइनस की 19, ये आई हमारी एनर्जी। लेकिन फिर वही बात, अगर आप जूल में छोड़ना चाह रहे हैं तो यहीं पर छोड़ दो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह में देकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वास्तव में पूछा गया है, तो आप क्या काम करोगे, भाग लगाओगे। और किससे लगाओगे, 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये दोनों कट जाएंगे। अब फिर से इसे डिवाइड करो, देखो यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, एक संख्या, यहां से पॉइंट हटाओ तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो। दो संख्या कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2। काट, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, और 5 नेम 45, 4 बचे, 5 नेम 45, ऊपर रह गए 99, और नीचे आ गए 16 दूनी 32। अब भाग करो फिर से इसे, 32 से 99 के लिए, 32 तियां होते हैं 96। ठीक है, 32 तियां 96, पॉइंट लगाओ, कितने बचेंगे, 3 ही तो बचेंगे, जीरो बढ़ाओ, 300 हो जाएंगे। कर ही ले रहा हूं यहाँ पर मैं, 99, 32 तियां 96, 3 बचे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, एक जीरो से काम चलेगा नहीं, दूसरा जीरो बढ़ाना है, तो कितने होंगे, 3 तियां 9, 9 तियां 27, 9 बार जाएगा, 18 कहाँ से लगा, 1 9 3 27 और 1 28, 288, 09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई हमारे पास ऊर्जा।
ठीक है, नोट करो इसे।